अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं ये वही एक जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो करते वीडियो स्टार्ट, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं, सर बताएंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना की जिक्र करने के लिए जिसका हम सबको लंबे समय से डर था। डर क्यों था? क्योंकि भारत के जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में हाल ही में जिस तरह की आतंकी घटनाएं बढ़ रही थी, उन्हें देखकर एक पल के लिए लग रहा था कि हो सकता है कि कश्मीर में इन लोगों की पेश नहीं खा रही है आतंकियों की, इसलिए शिफ्ट होकर ये जम्मू वाले क्षेत्र में आ गए होंगे। इसलिए अचानक जम्मू वाले क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरह के दावे किए गए हैं कुछ ऐसे उच्च अधिकारियों द्वारा, सेना के मुख्य अधिकारियों द्वारा, जिसे देखकर यह लग रहा है कि ये किसी आतंकी की नहीं अपितु प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए कमांडोज की हरकत है। उसके बाद से भारत सरकार एक्शन में है और एक्शन में होते हुए बॉर्डर की सुरक्षा, जिस बल की जिम्मेदारी थी, उसके सबसे बड़े अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा उनके समय से पहले ही हटा दिया गया है। यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जो भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा का काम संभालती है, उसके डीजी को और स्पेशल डीजी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। दैट मींस डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसे सिक्योरिटी लैप्सेस थे जिनके चलते इतने सख्त कदम उठाए गए हैं। लेकिन ये सारी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? इसके पीछे कौन सी समानता है और अल्टीमेटली क्या चर्चाएं हम कर रहे हैं? असल में साथियों, हाल ही में भारत ने कारगिल पर अपनी सफलता के 25 साल पूरे किए हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क, जिस पर सेशन करना भी पिछले 6 महीने से हमने जरूरी नहीं समझा कि इतना ऑलरेडी मर चुका है, इसे और क्या मारें, हम उसे इतना इग्नोर कर दिए। दुनिया में इतना इंटरनेशनली हम चर्चाओं में लीन हो गए कि पाकिस्तान की ना तो इस चुनाव में कोई चर्चा की और ना ही उसके हालात की आप लोगों ने किसी प्रकार की चर्चा होने दी कि ठीक है सर, वो ऑलरेडी मर चुका है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ पूंछें ऐसी होती हैं जो टेढ़ी होती हैं, उन्हें कितना भी सीधा करने का प्रयास करिए वो सीधी नहीं हो पाती हैं। कारगिल में जो मार खाई थी आज से 25 साल पहले, उसके बावजूद फिर वैसी ही घटना दोहरा रहा है। ऐसा हमारी ऑब्जर्वेशंस का, बहुत से सैन्य अधिकारियों का, टॉप ऑफिशियल्स का मानना है कि जिस तरह कारगिल में उसने इन्फिल्ट्रेट करके लोग घुसाए थे, वैसे ही जम्मू वाले रीजन में बॉर्डर से कुछ लोगों को अंदर घुसा दिया है, जिनकी संख्या 600 तक हो सकती है, जिसकी वजह से जम्मू रीजन में इतनी सारी घटनाएं बढ़ी हैं। आइए सारी घटनाओं को विस्तार से समझते हैं, सारे डॉट्स को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं और अंत में बताएंगे कि भारत सरकार ने इससे निपटने की क्या कुछ तैयारियां कर दी हैं। जीत तो ये तब भी नहीं पाएगा, इसकी पूंछ टेढ़ी भले ही हो, इस बार पूंछ ही हटानी पड़ जाएगी। लेकिन हां, फिर भी चलिए एक बार के लिए समझते हैं घटनाक्रम क्या है सिलसिलेवार तरीके से। मेरे प्यारे साथियों, धरती पर स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाया गया, उसे पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में लाया गया। एक प्रकार से केंद्र की सभी योजनाएं जो पहले प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती थी, उन्हें लाने का प्रयास किया गया। उसके बाद घाटी में काफी शांति देखने को मिली। ये शांति ऐसी थी कि ये बहुत लोगों को रास नहीं आ रही थी। विशेष रूप से पाकिस्तान के तो ये तमाचे के समान थी कि साहब, आपने इतना ज्यादा ढिंडोरा पीटा कि कश्मीर की जनता दुखी है। कश्मीर में जब से 2019 के बाद 370 हटी है, तब से ना तो कोई स्टोन पेल्टिंग की खबर आ रही है। जिस जगह उठाकर लाल चौक पर एनी टाइम पाकिस्तानी झंडे टकते थे, अब बढ़िया से इंडियन फ्लैग टक रहा है। बढ़िया लोग जाकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इतना टूरिज्म, इतना इन्वेस्टमेंट, इतना जबरदस्त तरीके से लोग अपने अपने काम धंधों में बिजी हो गए हैं। तो अल्टीमेटली वो सब चला कहां गया? इस बात का जवाब पाकिस्तान को मिल नहीं रहा था। कश्मीर में दाल नहीं गली, क्योंकि कश्मीरी जनता समझ गई कि उसके हित में क्या है। उसको यह समझ में आ गया कि किस तरह प्रोग्रेस के साथ रहते हुए इस स्वर्ग के आनंद लिए जा सकते हैं। लेकिन जो वहां पर घुसे हुए इन्फिल्ट्रेटर्स थे, जिनकी दाल कश्मीर में नहीं गली, वो कश्मीर से जस्ट पहले जम्मू में आ गए और आकर के कुछ ऐसा कोहराम मचाए कि जम्मू वाले रीजन में बॉर्डर से टच होते हुए राजौरी, रियासी, पुंछ, ये जो मीरपुर, ये वाले जो क्षेत्र हैं,
इन क्षेत्रों में जो कि पीओके से कनेक्टेड हैं, ये जो वाले जो पुंछ और राजौरी वाले रियासी वाले जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इन लोगों के द्वारा अपने स्तर पर बहुत सारी हरकतें ऐसी की गई जो कि कश्मीर में पहले देखी जाती थी, वो यहां पर दिखना शुरू हुई। हमने इन पर कई सेशन भी किए और हमने ये बताया कि कश्मीर की तुलना में जम्मू में आतंकी घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं। इस पर हम ऑलरेडी सेशंस कर चुके हैं, संभवतः आपने हमारे सेशंस देखे भी हों। फिलहाल के लिए मैप को अगर ध्यान से समझें तो हम जान पाएंगे कि जिस जम्मू कश्मीर को हम समझते हैं, उस जम्मू कश्मीर में दक्षिण की तरफ वाला जो जम्मू का हिस्सा है, उसके कुछ किनारे वाले हिस्सों पर पाकिस्तान का कब्जा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र से जम्मू वाले क्षेत्र में इन्फिल्ट्रेशन आसान भी है और लोगों की नजर में भी नहीं आता, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन यहां पर मतलब मिक्स प्रकार की है, यानी हिंदू मुस्लिम यहां ज्यादा हैं। तो यहां पर जो विलेज डेवलपमेंट कमेटी हैं या विलेज डेवलपमेंट गार्ड हैं, वो ही इतने एक्टिव रहते थे पहले कि वही लोग इन्फिल्ट्रेटर्स को गोलियों से उड़ा दिया करते थे। 1990s में जब जम्मू कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ने लगा था, उस दौर में जम्मू पर्टिकुलर रीजन में सेना के द्वारा और बीएसएफ के द्वारा एक स्मार्टनेस दिखाई गई थी। और वो स्मार्टनेस क्या थी? यहां के लोगों को गन चलाने की ट्रेनिंग देना। 303 राइफल्स दे दी थी और उनसे कहा था कि देखो, कश्मीर घाटी से तो कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा है, लेकिन आप इस क्षेत्र के अंदर जहां हिंदू मुस्लिम ज्यादातर सामान्य रूप से पाए जा रहे हैं, आप अपने यहां से हिंदुओं को पलायन मत होने देना। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के लोगों को पुलिस के द्वारा, फोर्सेस के द्वारा गन उपलब्ध कराई गई थी और उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। अगर आपके साथ कोई भी ऐसा करे तो उसे गोली से उड़ा देना। और हुआ भी यही साथियों, यहां पर कुछ भी आतंक की घटनाएं प्रमोट ही नहीं हो पाई। कश्मीर में जो दुर्घटनाएं हुई थी, जम्मू वाले रीजन में वो नहीं हो पाई थी। विलेज डेवलपमेंट गार्ड्स, जो वर्तमान में विलेज डेवलपमेंट कमेटी कहलाती हैं, उनकी वजह से। लेकिन जम्मू में जब आतंकियों की दाल नहीं गली तो उन्होंने अपना फोकस कश्मीर पर ही शिफ्ट कर दिया। चाहे कश्मीरी पंडितों को हटाना हो या कारगिल जैसी घटनाओं का होना हो, आतंक का साया बढ़ना हो, ये कश्मीर में केंद्रित होने लगा था। जम्मू अभी तक सुरक्षित चल रहा था। इवन दो ये पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक बॉर्डर टच करता है, लेकिन फिर भी सेफ तरीके से चल रहा था। हाल ही के कुछ समय में अगर हम देखें तो टेरर अटैक्स में 28 लोग मर चुके हैं 24 एनकाउंटर्स के अंदर इस साल, यानी कि 1 जनवरी से लेकर जुलाई 30 तक। यानी जम्मू वाले रीजन में अचानक इतने सारे लोग, जहां पहले एकदम शांति चल रही थी, वहां लोगों का मरना बड़ी खबर बनने लगा। तो फिर बड़ा सवाल यह बनने लगा कि सर, ये जो पाकिस्तान के साथ इनका बॉर्डर टच होता है, इसकी सुरक्षा कौन संभालता है? यानी कि ये वाला जो बॉर्डर टच हो रहा है, इसकी सुरक्षा कौन संभालता है? तो आंसर निकल के आया कि सर, इस बॉर्डर पर तो बीएसएफ तैनात रहती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात रहती है। तो बोले, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारतीय सेना से अलग है क्या, या जम्मू कश्मीर पुलिस से अलग है क्या? मैं आपको कुछ जानकारी यहां पर देना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों। जम्मू कश्मीर में जो जम्मू की सुरक्षा है, वो कई एजेंसीज के द्वारा कोऑर्डिनेशन से की जाती है। जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस रहती हैं। वही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश बॉर्डर पर भी रहती हैं। ये भारत की अर्धसैनिक बल हैं जो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। इनके जो हेड होते हैं वो सेना से नहीं आते, बल्कि भारतीय पुलिस सेवा से आते हैं। भारतीय पुलिस सेवा बोले तो इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईपीएस होते हैं। जैसे आपके राज्य में आईपीएस एसपी बनते हैं और आपके राज्य के सबसे बड़े अधिकारी डायरेक्टर जनरल बनते हैं, डीजी बनते हैं, ठीक इसी प्रकार से बीएसएफ का भी जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता है वो डीजी ही होता है। मतलब वो आईपीएस सर्विसेज से ही आया हुआ व्यक्ति होता है और वो कैडर बेस्ड कहीं से भी चल के आ सकता है। पता चल रहा है राजस्थान का जो मतलब आईपीएस है वो बीएसएफ का डीजी केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर बना दिया गया। संभवतः यह बात समझ में आई होगी। भारत की जो प्रमुख अर्धसैनिक बल हैं, जैसे सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, असम राइफल्स है, बीएसएफ है, उनमें से एक बीएसएफ है। जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा है बॉर्डर पर बीएसएफ द्वारा, साथ ही साथ भारतीय सेना के द्वारा की जाती है। बॉर्डर पर आगे मान लीजिए बीएसएफ खड़ा है तो कोऑर्डिनेशन में भारतीय सेना भी खड़ी है, क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सज्ज है। भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर की लोकल पुलिस, J&K पुलिस, उसे भी यहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। यहां पर जैसे एयरपोर्ट्स हैं या फिर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है या कोई केंद्रीय ऑफिसेज हैं, उनकी सुरक्षा सीआईएसएफ द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त भी आर्मी इंटेलिजेंस, आईबी,
RANW, ये सारी वो एजेंसीज हैं जो मिलकर के जम्मू कश्मीर की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। इन सब में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर BSF को अचानक कोई लीड मिली कि साहब BSF को लगता है कि यहां से कोई इन्फिल्ट्रेटर अंदर घुस चुका है, उसकी सूचना वो भारतीय सेना के किसी अधिकारी को देना चाहे तो क्या टाइम लगेगा? क्या नहीं। इनके बीच में प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन चलता है। मतलब तुरंत सूचना आते ही पुलिस को भी, सेना को भी इमीडिएट प्रभाव से कि जो जहां है उसको उसी तरह से हैंडल कर दो। मतलब कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट होता है। यहां पर ये देखने को मिलता है कि ये सर्विसेज भले ही अलग अलग हो लेकिन ये मिलजुल कर कार्य करती हैं। हाल ही में जो बड़ा एलिगेशन लगा है वो BSF के DG पर लगा है, और वो क्या है कि उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन पुअर था। कौन सा कोऑर्डिनेशन? इन्हें पिछली ही साल लगाया गया था। इनका यहां की अन्य सर्विसेज के साथ, चाहे यहां की सिविल मतलब जो सेना है उसके साथ, या CISF के साथ, या फिर J&K पुलिस के साथ, इनके कोऑर्डिनेशन में कमी थी, जिसका परिणाम यह निकल के आया। अब ये तो वो डायरेक्ट रीजन है जो बताया जाता है। अब कोऑर्डिनेशन अधिक कितना और बुरा कम कितना होता है ये तो पता नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में बस ये ठीकरा फोड़ दिया गया। असल मायने में जो कारण है वो यहां से 4 दिन पहले ब्रेक हुआ था। एक पूर्व BSF के DG ने अपने वीडियो में एक लाइन बोली थी, और वो ये थी कि जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, इनके ट्रेंड्स को अगर समझा जाए तो इसे देखकर ये लगता है कि इसके पीछे संभवतया कोई बड़ी सोची समझी साजिश है। ये इस क्षेत्र के स्लीपर सेल्स का काम नहीं है, अर्थात यहाँ के गांव ग्रामीणों का काम नहीं है। कुछ लोगों का एलिगेशन था कि अचानक यहाँ के लोग सक्रिय हो गए हैं। जम्मू के लोग बोले अचानक कोई नहीं जगता, अगर होता तो पहले से उसके अंदर कोई प्रतिक्रियाएं दिखने लगती। ऐसा क्या हुआ कि 1 साल के अंदर शुरुआती 6 महीने में ही आतंकी घटनाएं बढ़ जाती हैं, 28 लोग मर जाते हैं, एनकाउंटर चल रहे हैं, और तो और इतना तरीके से मतलब घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जैसे रियासी की बस को अटैक किया गया, वो किसी भी साधारण आदमी का काम नहीं हो सकता। जिस तरह से ड्राइवर को पॉइंट करके निशाना बनाया गया, ड्राइवर मरा, बस ऑटोमेटिक गड्ढे में गई, ज्यादा गोलियों का भी नुकसान नहीं हुआ, और यहां पर सीधा लोगों में डर बिठा दिया, यात्रियों में डर बिठा दिया कि यहां से जाएंगे वैष्णो माता तो हो सकता है हमें टारगेट कर दिया जाए। ये डर बिठाने का काम कोई पर्टिकुलर एजेंसी करे, और तो और वैसी एजेंसी करे जिसका ग्रामीणों को भी पता ना हो। अब ग्रामीणों का किसको पता ना हो? तो ऐसी फोर्सेस जिसके कमांडोज प्रॉपर तरीके से ट्रेंड हैं ऐसी घटनाओं के लिए, और वो लोगों के कोऑर्डिनेशन में भी नहीं है, ये स्पेशल फोर्सेस के ही कमांडोज हो सकते हैं। ऐसा BSF के पूर्व DG के द्वारा कहा गया, BSF के कुछ पूर्व अधिकारियों द्वारा भी कहा गया। जब ये खबरें हाईलाइट होने लगी तब सरकार को भी, सरकार की भी तो इंटेलिजेंस होती है, सरकार भी तो बैठ के चर्चा करती है कि चल क्या रहा है, अचानक कैसे हुआ है। फिर ये जानकारी निकल कर आई और BSF के DG को हटा दिया गया तुरंत प्रभाव से, और तुरंत प्रभाव से उनके डेप्यूटी को यह काम सौंप दिया गया। आज की यह हेडलाइन बनी हुई है कि BSF के DG को हटाया गया। आप देखें 2 अगस्त की खबर है, लेट नाइट की खबर निकल कर आती है कि YB खुरानिया जो कि DG थे, स्पेशल DG थे BSF के, उनको हटा दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स के द्वारा अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा प्रीमैच्योर रिपेट्रिएशन ऑफ श्री नितिन अग्रवाल IPS DG BSF, और उनको उनके पेरेंट कैडर में भेज दिया गया। 2 अगस्त की आप ये खबर देख रहे हैं जिसमें ये निकल कर आता है कि इन्हें हटाया जा रहा है। IPS कैडर में सबसे ऊंचे स्तर की पोस्ट एडिशनल DG मतलब सॉरी DGP की पोस्ट होती है, और उनको हटा दिया गया। ये रहे नितिन अग्रवाल साहब और ये रहे YB खुरानिया साहब। इन दोनों को इनके जो होम कैडर थे जहां से ये आए थे, एक उड़ीसा से थे, एक केरल से थे, जिनको उनको अपने अपने केरल्स में वापस भेज दिया गया, कैडर्स में वापस भेज दिया गया कि साहब आप जाइए, ठीक है। और आपको मैं याद दिला दूं फिर से, क्योंकि भारतीय सेना ऑलरेडी इन क्षेत्रों की सुरक्षा करती है, लेकिन भारतीय सेना सब तरह से सक्षम पूरे देश में अपने अपने हर तरह के काम को अंजाम देने के लिए रहती है। अलग अलग काम के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड फोर्सेज हैं, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज में असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, असम राइफल्स जैसे म्यांमार वाले बॉर्डर को लेकर चल रही है, BSF बांग्लादेश को लेकर चल रही है, CISF इंडस्ट्रीज की सुरक्षा कर रही है, CRPF देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने लग रही है, तिब्बत वाली चाइना के साथ खड़ी हुई है, NSG प्रोटोकॉल सुरक्षा में लगी हुई है, ऐसे ही SSB नेपाल भूटान बॉर्डर पर खड़ी हुई है। इस प्रकार से भारत के अंदर ये पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो देश के अंदर अलग अलग कार्यों में लगी हैं, जो होम मिनिस्ट्री के अधीन है, और उन्हीं होम मिनिस्ट्री के
अधीन का जो बीएसएफ है ना, उसी बीएसएफ के डीजी और स्पेशल डीजी दोनों को हटा दिया गया है। ठीक है साहब, संभवतः ये बात समझ में आ गई। खबरों की अगर माने, एनडीटीवी की खबरों की माने, तो इसके पीछे बड़ा कारण बताया गया है कि जिस तरह से यहां पर अचानक घटनाएं बढ़ी हैं, उसमें मेजर कारण कोऑर्डिनेशन की कमी को बताया गया है। इनके बीच में आपसी सामंजस्य की कमी थी, इसलिए इन्हें हटाया गया है। लेकिन वास्तविक रीजन क्या है वो तो हम आपको इन नंबर से देखकर बता ही सकते हैं कि अचानक ये जो आतंकी हमले बढ़े हैं, जिसमें भारतीय सेना के कई जवान शहीद हुए हैं, ये दर्शाता है कि कोई ना कोई ऐसी एजेंसी इस तरह की घटना को अंजाम दे रही है जो वेल ट्रेंड है। आप विचार कीजिए, आतंकियों के लिए इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होना कि आप सोचें कि हमारा कैप्टन शहीद हो जा रहा है। आप विचार कीजिए, जेसीओ लेवल के ऑफिसर्स हमारे शहीद हो रहे हैं। ये दर्शाता है कि जो आतंकी है ना, वो मतलब अब आप देखिए, राजौरी के अंदर शौर्य चक्र विजेता के घर पर हमला हो रहा है ना। आर्मी आतंकियों के बीच में गोलीबारी में लांस नायक शहीद हो रहे हैं। हमारे ऑफिसर्स को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें सोचा समझा कि ये अधिकारी है, इसका मारना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगा, इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। आतंकियों के द्वारा एम्बुश लगाए जाते हैं। यहां पर जिस तरह के एम्बुश लगे हैं, उसमें हमारी बहुत जानमाल की क्षति हो रही है। ये खबर आपके और हमारे बीच चर्चा का विषय नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हो रही है। अल जजीरा ने कल ही सुर्खियों में लिखा कि साहब, इस समय कश्मीर के अंदर एक नई वेव पनपी है रिबेल की। अब अल जजीरा तो थोड़ा पाकिस्तान सिंपैथाइजर है ही, तो ये अपनी खबरों को लिखते समय बताया है कि ये न्यू वेव ऑफ मिलिटेंसी है। जिस प्रकार से भारत सरकार 2019 में 5 अगस्त के बाद दुनिया भर को ये बताती फिर रही है कि देखो कश्मीर में सब अच्छा हो गया, तो कश्मीर से जैसे ही ध्यान हटा, ये रिबेल निकल करके जम्मू वाले रीजन में आ गए हैं। अल जजीरा तो इसको ऐसे बता रहा है कि कश्मीर के लोग इधर आ गए हैं, जो वहां पर पहले आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे वो जम्मू आ गए हैं। लेकिन वास्तविकता यहां पर कुछ और है, क्योंकि ये यदि यहां पर आए हुए होते तो ये मारे जाते। सिक्योरिटी फोर्सेस को पता होता अगर ऐसी कोई मूवमेंट होती तो वो किसी ना किसी प्रकार से कैप्चर होती। लेकिन ये घटना जब हुई है तो इस घटना को अखबार इस तरह से दिखा रहा है कि वो लोग जो घुटकर बैठे हुए थे, इतने दिनों से भारत सरकार के दाब में थे, दबाव में थे, उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दिखाई हैं, वो प्रतिक्रियाएं दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना। तो यहां पर दुनिया के लोग तो इसको ऐसे ही दिखाएंगे कि देखो, पाकिस्तान जो कहता था कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं, जम्मू के अंदर देख लो लोग खुश नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में तो चलो सेना ने अपनी तरफ से दबा के बिठाया हुआ है जनता को, जम्मू में कम सेना थी क्योंकि ज्यादा सेना इन्होंने कश्मीर से उठा करके और जम्मू से उठा करके चाइना बॉर्डर पर भेज दी थी, इसलिए यहां पर अचानक घटनाएं दम देने लगी हैं। अब इस बीच में एक चीज अलग जो दिशा को बदलती है, ये तो अल जजीरा का एंगल हुआ जो पाकिस्तान सिंपैथाइजर है। अब दूसरा यहां पर एक चीज निकल कर आती है, वो है बीएसएफ का कल का ही एक ट्वीट। बीएसएफ जम्मू की तरफ से एक ट्वीट आता है और वो क्या है कि स्पेशल इंटेलिजेंस मिली थी बीएसएफ को, जिसमें ऑपरेशन चला बीएसएफ के बीच में, आर्मी के बीच में और जम्मू कश्मीर पुलिस, तीनों के बीच में वेल कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेशन के साथ जब एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, सर्च ऑपरेशन, तो उसके अंदर भारी मात्रा में हथियार, बारूद, एक्सप्लोजिव बरामद किए गए कालाकोट रीजन राजौरी से। अगर आप इस क्षेत्र को देखें तो एक तस्वीर आपको यहां दिखेगी जो आपको सोचने पर विवश करेगी। आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा कि साहब एक तरह से यह बताइए कि जब बॉर्डर पर इतनी जबरदस्त फेंसिंग हो रखी है तो इस फेंसिंग के बाद कोई अंदर कैसे आ गया? आंसर मिलता है इस प्रकार की टनल से। अगर आपने एक वो पूरी उरी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर एक फिल्म बनी हुई है, अगर आपने उसको मूवी को देखा हो तो उसमें आपने एक सीन देखा होगा कि भारत से जब पाकिस्तान के अंदर अटैक करने के लिए सेना के जवान जाते हैं तो वो किसी टनल की सहायता लेते हैं। ऐसी ही टनल यहां पर दिखाई गई है। ऐसी यहां पर कई टनल्स हैं जिन टनल्स के माध्यम से, क्योंकि ध्यान किसी का था नहीं कि जम्मू रीजन में ऐसा हो जाएगा, टनल्स के माध्यम से भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशन निकलकर पहाड़ों के बीच में जो बची हुई रास्ते हैं वहां से निकालकर पहुंचाया गया है। ऐसी टनल्स सुर्खी में आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं आर्मी को और भारतीय सेना बीएसएफ के जवानों को। ठीक है, इसके पीछे भारतीय सेना की क्या कमी बताई जा रही है? बोले जम्मू को शांत इलाका कंसीडर कर लिया था भारतीय सेना ने। क्यों कंसीडर कर लिया था? बोले जम्मू में कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा। तो जब चाइना से गलवान वैली इंसिडेंट हुआ 2020, तो उसके बाद यहां से उठा करके सेना को गलवान की तरफ भेज दिया गया। जब वहां भेजा गया तो जम्मू में सिक्योरिटी फोर्सेस कम हुई और उसका लाभ उठा करके पाकिस्तान की तरफ से अपने एसएसएफ के बटालियंस को यहां से एंट्री करा दिया गया और इस बॉर्डर से एंट्री कराकर उन्हें सक्रिय कर दिया गया।
पाकिस्तान की आर्मी ने अपने एसएसजी जो कमांडर्स हैं वो जम्मू के कुपवाड़ा टेरर अटैक में इस्तेमाल किए। ये 29 जुलाई को खबर वायरल होती है जब एक फॉर्मर टॉप ऑफ पुलिस ऑफिशियल जो डीजी रैंक के हैं उनके द्वारा कही जाती है। उन्होंने कहते हुए कहा कि जो कुपवाड़ा के अंदर घटना हुई है वो एसएसजी कमांडोज के द्वारा ही की जा सकती है, आतंकियों द्वारा नहीं। और तो और उन्होंने प्रॉपर तरीके से इसका वीडियो दिया और उन्होंने इस पर अपनी, क्योंकि भाई इतने पुलिस के बड़े ऑफिशियल हैं, पूरा उस क्षेत्र में काम उनका रहा है, तो उन्हें इस क्षेत्र की जानकारी भी है और उन्हें यह पता है कि इस तरह का जो काम करने वाली एजेंसी है वो कौन सी हो सकती है। उनका नाम है एसपी वैद और एसपी वैद ने क्लेम किया कि 600 स्पेशल सर्विस ग्रुप के जो पाकिस्तान की सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप के आईएसआई के मिलिटेंट मतलब जो सैनिक हैं जो कि भेष बदल करके भारत में एंट्री किए हैं, वो कमांडोज हैं और वो चिन्हित होकर के जम्मू कश्मीर में एंट्री कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको इस एसएसजी के बारे में बता देता हूं जिसकी सुर्खी है। असल में जो एसएसजी है इसको पाकिस्तान में मरून बैरेट्स के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक स्टॉर्क्स के नाम से भी जाना जाता है। ये असल में यहाँ की एक स्पेशल सर्विस ग्रुप है जिसको 5 प्रकार के काम दिए जाते हैं। विदेशों में आंतरिक रक्षा, दूसरा दूसरे की जानकारी जुटाना, टोही, डायरेक्ट एक्शन लेना, आतंकवाद विरोधी अभियान करना और अपरंपरागत युद्ध करना। परंपरागत युद्ध में तो सेना लड़ती है, अगर कोई भी गुरिल्ला वॉरफेयर करना है, अनप्लान्ड तरीके से लड़ना है, जैसे आतंक को ही अपरंपरागत युद्ध कहिए, तो इस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम देना है, तो ये एसएसजी इनका यही कार्य करती है। 1956 में ये स्थापित हुई थी, पाकिस्तान की आर्मी का ये हिस्सा है और इसके द्वारा काउंटर टेररिज्म, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, स्पेशल ऑपरेशंस, इस तरह की चीजें अंजाम दी जाती हैं। ये पाकिस्तान की आर्मी की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड से बिलोंग करती है और इसे मरून बैरेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इस मरून बैरेट्स के द्वारा ही इसके कमांडोज को आप स्पेशल वॉर टैक्टिक्स और पहाड़ों की वॉर टैक्टिक्स में देख सकते हैं। जो जानकारी इसके बारे में उपलब्ध है, शुरुआत में इसे अफगानिस्तान बॉर्डर पर लगाया गया था, फिर धीरे धीरे इसे भारत के साथ में टच करने का काम किया गया और इस बारे में जो कमेंट किया है वो एसपी वैद साहब, जो शेषपाल वैद हैं, जो कि पहले डीजीपी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के 16 से 18 के अंदर। उन्होंने इस बात को कहा और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टॉप आर्मी कमांडर्स हैं इस घटना के पीछे जम्मू वाले रीजन में, और जिस प्रकार से ये लोग प्रिसीजन के साथ इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, ये पूरी तरह से ये समझने वाली बात है कि ये बहुत, इन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया, आदिल रहमानी। आदिल रहमानी इसके पीछे सारा काम संभाल रहा है। 600 कमांडोज इसके लिए चिन्हित किए गए हैं और वो अंदर आने की कोशिश कर रही है। कौन से दिन का है ट्वीट देखिए आप, 29 जुलाई की सुबह का ट्वीट है ये, ठीक है ना। टाइमिंग को अगर आप नोटिस करें, 29 जुलाई और आज 2 अगस्त है, 3 अगस्त है। 3 अगस्त के दिन, आज के दिन आपको मैं ये खबर पढ़ा रहा हूं कि डीजी हटाया जा चुका है। डीजी कब हटाया गया? 2 तारीख को हटाया गया। तो आप सोचिए कि 29 जुलाई को ये खबर वायरल होती है और 2 अगस्त को डीजी बीएसएफ जिस पद पर ये थे, इस पद पर ये तो रिटायर्ड हो चुके हैं, इनके पद पर जो वर्तमान में व्यक्ति था उनको हटाया जा चुका है, जिसका नाम इन्होंने लिया कि ये काम कर कौन रहा है। तो बोले पाकिस्तान की सेना के अंदर एक मेजर जनरल रैंक का आदमी है आदिल रहमान। वो एसएसजी जो फोर्सेस है उसका जीओसी है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, जीओसी है, स्पेशल सर्विस ग्रुप का, उसे ये पर्टिकुलर काम दिया गया। अब आप पूछेंगे इन्हें ये कहां से पता चल गया? देखो, जब आप लोग किसी के साथ वॉर में हो, एक अच्छा लड़ाका वही माना जाता है जो दूसरे दुश्मन की सारी कैपेसिटी जानता है कि ये तरह का काम कौन कर रहा है, उनके अंदर ऐसा कौन आदमी है जो इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकता है। भारतीय सेना की भी तो इंटेलिजेंस होती है ना दूसरी तरफ से, तो इनके पास भी अपने अनुभव है कि उस दौर में कौन ऐसा आदमी था जो ऐसी चीजें सोचता था। तो नाम निकल के आया मेजर जनरल आदिल रहमान का। बिल्कुल यार, एक सर ने काफ़ी एक स्पेशल जो वीडियो है और एक बहुत अच्छे तरीके से ना एक्सप्लेन किया है, क्योंकि एक काफ़ी ज़्यादा एक मामलात है ना, पहले तो देखा जाए कश्मीर में एक काफ़ी ज़्यादा थम चुके थे और ऐसे ही है कि हमें भी कोई वीडियो एक कश्मीर पर बनाए हुए पता नहीं कितने महीने हो गए हैं। जब भी बनाई है कोई डेवलपमेंट या कोई एक नई एक डेवलपमेंट होती है ना,
उस पर ही हम वीडियो बनाते आ रहे हैं, या कुछ एक नई चीज़ वहाँ पर होती है तो मतलब पॉजिटिव ही हमें एक साइन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कि एक फिर से ना इन कुछ महीनों में एक फिर से एक दोबारा से ये जो मामलात पहले हमें 2019 से पहले पहले नज़र आते थे ना, वो फिर से एक बार नज़र आने लग गए हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन उस तक अब आहिस्ता आहिस्ता ना पहुंच रहे हैं, एक जैसे कुछ ना कुछ पकड़े जा चुके हैं या उनके पीछे हैं, या जो प्रूफ उनको मिल रहे हैं। नहीं, वाक़ई सही बात है। एक तो पहले एक जो मामले एक मतलब के कश्मीर में चल रहे थे, वो एक बस वाला काफ़ी एक सैड हुआ यार, वो नहीं होना चाहिए था। पीछे एक नौजवान जो मतलब के एक शहीद हुए थे, उन पर एक 2-3 मतलब के एक वाक़े हो चुके हैं। तो एक ना एक्टिविटी काफ़ी दिन से एक चल रही है, लेकिन जो एक जजमेंट है ना, जब से एक सर का ट्वीट हुआ है ना एक वायरल, वो काफ़ी एक ना मतलब के एक फेमस हो गया, और उस पर काफ़ी ना एक चर्चा हो रही है, क्योंकि 600 एसएसजी कमांडो एक ये थोड़ी सी बात नहीं होती। अब ये कंफर्म नहीं है कि एक मतलब के कितने इंटर हुए हैं एसएसजी कमांडो हैं, या जो मतलब के पहले इंटर होते थे वो बंदे हैं, या उन्होंने जो भी किया है, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ एक प्रूफ ज़रूर मिल रहे हैं उनको। एक मतलब के थोड़ी सी या एक पक्की खबर मिली है कि ऐसी एक्टिविटी उधर एक हो रही है। नहीं ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इतने मतलब के मुश्किलात हालात से गुजर रहा है, इतनी चीज़ें फेस एक खास करके जो हमारी एक गवर्नमेंट है ना, उसको हर तरफ से एक मतलब के एक मुश्किलात ने घेरा हुआ है, एक हर तरफ से वो चीज़ें फेस कर रहे हैं। चाहे उसमें एक अफ़गानिस्तान आ जाए, आज मतलब के बलूचिस्तान के प्रोटेस्ट हो जाए, एक मतलब के इधर एक इस्लामाबाद वाली साइड पर आ जाए, तो इधर भाई मौलवियों ने भी धरने दिए हैं ये बिजली के बिलों पर पे कि आप इसको कम करें। तो हर तरफ से वो चीज़ें फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी एक्टिविटी करना, तो ये उनके लिए ना एक बहुत खतरा है, एक बहुत ना खतरे से खेल रहे हैं अपने आप ही बंदे। नहीं, ये एक जो एंट्री हुई है वो ये पाकिस्तान साइड से हुई है ना। लेकिन यार एक समझ नहीं आती, ये एक जो है ना वो नाम एसएसजी कमांडोज का एक लगा रहे हैं, लग नहीं रहा कि इस तरह की कोई एक्टिविटी। लेकिन ये कि एक वहाँ पे जो इंटेलिजेंस बैठी उन्होंने अगर रिपोर्ट किया है गवर्नमेंट को, तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई एक रीज़न होगी। लेकिन ये कि हमें एक जो ना समझ नहीं आती कि एक क्या उनका मकसद है, क्योंकि लास्ट आप कुछ एक महीना पहले या एक महीने के अंदर देख लें कि उन्होंने एक टारगेटेड बहुत सारे एक वाक़े ऐसे किए हैं जिस वजह से आप लग रहा है कि कोई इस तरह का सीन वो दोबारा करना चाहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों यार वो एक कारगिल या पिछले सारे सीन भूल जाते हैं, जिस वजह से एक शर्मिंदगी का बहस बनता है। क्योंकि एक इधर से एक वो तो स्टेप ले रहे हैं अभी, उधर गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या एक वहाँ की एक आर्मी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स उस हद तक कभी नहीं है। लेकिन जब आएगा फिर उन्होंने दौड़े लगानी है कि आप जो है ना वो इनको मुंह भी नहीं छुपाने की जगह लबनी मिलनी कि ये किस साइड के ऊपर जा रहे हैं। बाकी एक हम तो जिस तरह भाई एक मसाइल में घिरे हुए हैं, हमें नहीं लगता, हम तो यही फील करते हैं कि इनके पास अब टाइम नहीं है कि ये इस तरह की कोई एक्टिविटी करें, क्योंकि हमारे अपने एक हालात या जो मामलात हमारे इधर गवर्नमेंट के चल रहे हैं, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या एक हर तरफ एक मायूसी का जो आलम है, उसमें एक लगता नहीं कि वो ये करे। लेकिन ये कि भाई इनकी कोई समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। बाकी ऐसा है कि अगर मतलब के बात हुई तो एक आगे से रिस्पॉन्स का एक ज़रूर इनको वेट रहेगा कि एक रिस्पॉन्स कैसे होता है। तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए यार, बहुत ना एक काम ख़राब है, बहुत मतलब कि इन चीज़ों ने हमें पीछे धकेला भी है, लेकिन फिर भी ना एक सीख नहीं रहा भैया। बिल्कुल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।